वेल ये बात तो आपको भी पता होगी कि आज पान इंडिया सिनेमा एक कंपेटिटिव रेस बन चुकी है, जहां हर इंडस्ट्री खुद को सबसे आगे देखना चाहती है। और कहीं ना कहीं इस रेस की शुरुआत आमतौर पर बाहुबली से जोड़ी जाती है, एक ऐसी तेलुगु फिल्म जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ही नहीं तोड़े बल्कि इंडियन सिनेमा के स्केल और एम्बिशन को रीडिफाइन कर दिया। लेकिन बाहुबली के बाद जो हुआ वो पूरे इंडस्ट्री इकोसिस्टम के लिए एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था। एक रिलेटिवली छोटी इंडस्ट्री बिना ओवर ग्लॉस और बिना स्टार ड्रिवन हाइप के एक रॉ और रूटेड ब्लैक एंड व्हाइट थीम्ड फिल्म के साथ आती है और 1200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके पूरे देश का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। यहीं से सैंडलवुड यानी कन्नाडा फिल्म इंडस्ट्री नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाती है। केजीएफ, कंटारा, बघीरा, 777 चार्ली, मार्क, सू फ्रॉम सो और रांगी तरंगा जैसे टाइटल्स सिर्फ सक्सेसफुल फिल्म्स नहीं हैं, बल्कि इस बात का प्रूफ है कि कन्नाडा सिनेमा की असली स्ट्रेंथ स्केल नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग है। ये फिल्म्स अपनी मिट्टी से जुड़ी होती हैं, अपनी कल्चर और इमोशंस को बिना डाइल्यूट किए प्रेजेंट करती हैं। लेकिन यहीं पर एक लॉजिकल सवाल उठता है। जिस इंडस्ट्री की पहली फिल्म सती सुलोचाना 1934 में रिलीज हो चुकी थी, जो आज इंडियन बॉक्स ऑफिस का लगभग 8% कंट्रीब्यूट करती है, उस इंडस्ट्री को पान इंडिया एक्सेप्टेंस मिलने में पूरे 87 साल क्यों लग गए? एक वक्त ऐसा भी था जब नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर कन्नाडा फिल्म्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तक नहीं मिलती थी। लिटरली 2023 तक नेटफ्लिक्स ने एक भी कन्नाडा फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स भी नहीं खरीदे थे। इंडस्ट्री के बारे में ओपनली कहा जाता था कि इसका पैन इंडिया सक्सेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मार्केट छोटी है, लैंग्वेज बैरियर स्ट्रॉन्ग है और स्टार सिस्टम नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। ये सब रीजंस गिनाए जाते थे। लेकिन कन्नड़ सिनेमा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा से उसकी यूनिट रही है। जहां बॉलीवुड में सक्सेस के बाद इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन देखने को मिलता है, वहीं कन्नाडा इंडस्ट्री में एक कलेक्टिव ओनरशिप का कल्चर नजर आता है। केजीएफ के सुपरस्टार याश का कंटारा की सक्सेस को अपनी ही फिल्म के तौर पर एक्सेप्ट करना इसी माइंडसेट का सबसे बड़ा एग्जांपल है। यहाँ जेलसी नहीं, प्राइड का सेंस होता है और शायद यही चीज सैंडलवुड को बाकी इंडस्ट्रीज से फंडामेंटली अलग बनाती है। फिर आता है 2022 और केजीएफ चैप्टर 2 वो कर दिखाती है जो उस वक्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स भी नहीं कर पा रही थी। रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं, नंबर्स रीराइट हो जाते हैं और पूरे देश को ये मैसेज मिल जाता है कि पैन इंडिया सिनेमा का गेम सिर्फ एक या दो इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। कन्नड़ा सिनेमा अपनी जगह बना चुका होता है, लेकिन इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस के तुरंत बाद 2023 कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट साल साबित होता है। लगातार एक भी स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया हिट नहीं आती और इंडस्ट्री एक ऐसे फेज में एंटर करती है जैसा उसने पिछले कई डिकेड्स में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। यहीं से डाउट्स शुरू होते हैं, क्या ये सक्सेस सिर्फ एक फेज था? क्या केजीएफ और कंटारा एक्सेप्शंस थे या फिर कन्नाडा सिनेमा एक नेचुरल ट्रांजिशन से गुजर रहा है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें कन्नाडा सिनेमा की रूट्स तक जाना पड़ता है। इस इंडस्ट्री की शुरुआत 1930 में साइलेंट फिल्म से होती है और 1934 में पहली कंप्लीट टॉकी कन्नाडा फिल्म रिलीज होती है। 1940 को इंडस्ट्री का डिफाइनिंग ईयर माना जाता है क्योंकि उस एक साल में करीब 20 से ज्यादा फिल्म्स रिलीज होती हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि कर्नाटका में फिल्म मेकिंग का इकोसिस्टम और ऑडियंस दोनों मौजूद थे। प्रॉब्लम सिर्फ रीच और डिस्ट्रीब्यूशन की थी। मार्केट लिमिटेड थी, इसलिए ग्रोथ भी स्लो रही, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी। 1954 में एक ऐसी फिल्म रिलीज होती है जो कन्नाडा सिनेमा को नेशनल रिकॉग्निशन दिलाती है और इसी दौर में एक नाम उभर कर सामने आता है, डॉक्टर राजकुमार। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे बल्कि एक कल्चरल फेनोमेनन। सिंगानल्लूर पुट्टास्वामी मुथुराजू से डॉक्टर राजकुमार बनने का सफर सिर्फ स्टारडम का नहीं, आइडेंटिटी का सफर था। उनकी पॉपुलैरिटी का स्केल इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया भर में उनके 5000 से ज्यादा फैन एसोसिएशंस थे और कर्नाटका में महात्मा गांधी के बाद सबसे ज्यादा स्टैच्यूज अगर किसी की हैं तो वो डॉक्टर राजकुमार ही हैं, लगभग 58। इसी लेगेसी और डिसिप्लिन के साथ सैंडलवुड धीरे धीरे ग्रो करता रहा। स्ट्रगल्स आए, लिमिटेशंस रही, पैन इंडिया एक्सेप्टेंस देर से मिली, लेकिन इंडस्ट्री ने अपनी रूटेड आइडेंटिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। और जब सही वक्त आया तो कन्नाडा सिनेमा ने पूरे देश को दिखा दिया कि पेशेंस, यूनिटी और ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग का इम्पैक्ट कितना मैसिव हो सकता है। आज शायद इंडस्ट्री एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रही हो, लेकिन हिस्ट्री ये क्लियरली बताती है कि सैंडलवुड के लिए ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है, अगली सिनेमैटिक वेव से पहले की खामोशी। अब देखो, जैसे ही डॉक्टर राजकुमार की एंट्री कन्नाडा सिनेमा में हुई, इंडस्ट्री की ग्रोथ स्पीड धीरे धीरे पहले से काफी ज्यादा बढ़ने लगी। 1960 और 70 के डिकेड्स को आज भी बहुत लोग कन्नाडा फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन ईरा मानते हैं। 1964
वह हिस्टोरिकल साल था जब पहली कलर कन्नाडा फिल्म अमारा शिल्पी जनकचारी रिलीज हुई और इंडस्ट्री ने एक नया लेवल अचीव किया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कन्नाडा इंडस्ट्री ग्रो तो कर रही थी लेकिन मोस्टली सिर्फ स्टेट लेवल पर, मतलब कर्नाटका के बाहर उसकी पहचान बहुत लिमिटेड थी। और यही वजह थी कि तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका ग्रोथ रेट काफी स्लो रहा। स्लो ग्रोथ का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वहाँ अच्छी फिल्म्स नहीं बनती थी, उल्टा कन्नड़ा सिनेमा हमेशा से स्ट्रॉन्ग कंटेंट और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जाना जाता रहा है। कन्नड़ा फिल्म मेकर्स ने अपने टाइम से आगे की सोच के साथ कई एक्सपेरिमेंटल मूवीज बनाई थी, जैसे 1987 में रिलीज हुई फिल्म नोडु मुतिना कथे। ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें अंडर वाटर फिल्मिंग का यूज किया गया था। उस टाइम के हिसाब से इस फिल्म पर हैवी बजट लगाया गया था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म ने अपने बजट से 3 गुना ज्यादा अर्निंग भी की। इसी तरह नगारा हब्बा एक ऐसी कन्नाडा फिल्म थी जिसमें पहली बार इंडिया में स्लो मोशन शॉट्स यूज किए गए और दो सादिया नाम की फिल्म तो सिर्फ 36 घंटों में शूट कर ली गई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन ही नहीं, कन्नड़ा सिनेमा का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी कई फिल्म्स को दूसरी इंडस्ट्रीज में रीमेक भी किया गया। डॉक्टर राजकुमार की सुपरहिट फिल्म अनुरागा अरलितु को 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में रीमेक किया गया। हिंदी में इस फिल्म का नाम था लादला, जिसमें अनिल कपूर लीड रोल में नजर आए थे। इसके अलावा ओम, जोगी, मुंगारू मेल, लासिया जैसी कई कन्नाडा फिल्म्स के भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में रीमेक्स बने। मतलब साफ था, कन्नाडा इंडस्ट्री के पास टैलेंट भी था, पावरफुल कंटेंट भी था और ऑडियंस भी थी। फिर भी सवाल यही आता है कि आखिर नेशनल लेवल पर पॉपुलर होने में इस इंडस्ट्री को पूरे 77 साल क्यों लग गए? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस थे। बहुत लंबे टाइम तक कन्नाडा एक्टर्स सिर्फ कर्नाटका के अंदर ही काम करते रहे। उन्होंने अपनी रीजनल इंडस्ट्री से बाहर निकलकर बॉलीवुड या दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने की कोशिश नहीं की। अगर वो बाहर काम करते तो उनकी खुद की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती और साथ ही कन्नाडा सिनेमा को भी नेशनल एक्सपोजर मिलता। यही चीज तमिल और तेलुगु फिल्म मेकर्स ने बहुत पहले समझ ली थी। मणिरत्नम, शंकर, कमाल हासन जैसे बड़े नामों ने हिंदी फिल्म्स में भी काम किया। इससे उनकी रीजनल मूवीज को भी नेशनल लेवल पर एक्सपोजर मिला और उनकी इंडस्ट्री का नाम भी पूरे देश में फैला। लेकिन कन्नाडा इंडस्ट्री इस मामले में पीछे रह गई। यहाँ फिल्म्स बनती रहीं लेकिन मोस्टली सिर्फ कर्नाटका में ही रिलीज होती रहीं, इसलिए ऑडियंस बेस कभी एक्सपैंड ही नहीं हो पाया। दूसरा बड़ा रीजन था, कई ऐसे आर्टिस्ट जो कन्नाडा इंडस्ट्री से पहचान बनाकर दूसरी इंडस्ट्रीज में चले गए और फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। इस वजह से कन्नाडा सिनेमा को नेशनल फेस मिलने में हमेशा दिक्कत रही। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन था आइडेंटिटी क्राइसिस। 1995 से लेकर 2010 तक कन्नाडा इंडस्ट्री में ओरिजिनल कंटेंट की जगह रीमेक्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कई रीमेक्स हिट भी हुए, लेकिन लगातार रीमेक्स बनाने की वजह से ओरिजिनलिटी कहीं न कहीं खत्म होती चली गई। धीरे धीरे ऑडियंस का इंटरेस्ट भी कन्नाडा फिल्म्स से कम होने लगा, क्योंकि उन्हें कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसा लगने लगा था जैसे इंडस्ट्री एक जगह पर स्टक हो गई हो। लेकिन जहां सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं, वहीं से एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। 2010 के बाद कन्नाडा इंडस्ट्री में एक बिल्कुल नई वेव देखने को मिली। न्यू एज डायरेक्टर्स जैसे प्रशांत नील, ऋषभ शेट्टी, पवन कुमार, ये लोग अपनी फ्रेश थिंकिंग और बोल्ड विजन के साथ इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन देने के लिए आगे आए। इन्होंने रूटीन कमर्शियल सिनेमा से हटकर यूनिक कंटेंट ड्रिवन मूवीज बनानी शुरू की। इस रेवोल्यूशन की शुरुआत का क्रेडिट डायरेक्टर पवन कुमार को दिया जाता है, जिनकी फिल्म लूसिया कन्नाडा इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेंड सेटर साबित हुई। लूसिया की सक्सेस ने यह प्रूव कर दिया कि ऑडियंस ओरिजिनल और फ्रेश कंटेंट देखने के लिए पूरी तरह रेडी है। इस फिल्म के बाद कई नए फिल्म मेकर्स ने रिस्क लेना शुरू किया, नए आइडियाज पर काम किया और धीरे धीरे कन्नड़ा सिनेमा की पूरी इमेज बदलने लगी। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने आगे चलकर कन्नड़ा इंडस्ट्री को KGF और कंटारा जैसे ग्लोबल लेवल प्रोजेक्ट्स तक पहुंचा दिया। 2010 के बाद सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ही नहीं बल्कि पूरी तरह यूनिक और कल्चरल रूटेड मूवीज भी बननी शुरू हो गई। उलिदवारू कंदन थे, थिथि, रंगी तरंगा जैसी फिल्म्स ने ये प्रूव कर दिया कि कन्नड़ा सिनेमा सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट के मामले में भी काफी आगे जा सकता है। लेकिन ऐसी अलग तरह की फिल्म्स बनाना कन्नाडा इंडस्ट्री में कभी भी आसान नहीं रहा। सबसे बड़ा एग्जांपल है फिल्म लूसिया। आज भले ही इसे कन्नाडा सिनेमा की ट्रेंड सेटर फिल्म माना जाता हो, लेकिन जब इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर्स के पास गई थी तब ज्यादातर लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उनका साफ कहना था कि ये कहानी ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगी, ये फिल्म चलने वाली नहीं है। प्रोड्यूसर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर फिल्म बनानी है तो स्क्रिप्ट में कई बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन डायरेक्टर पवन कुमार अपनी कहानी को लेकर बिल्कुल क्लियर थे।
उन्होंने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने से साफ मना कर दिया और यहीं से शुरू होता है असली स्ट्रगल। जब कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म के लिए रेडी नहीं हुआ तब पावन कुमार ने क्राउड फंडिंग का रास्ता अपनाया। सिर्फ 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 करोड़ का बिजनेस किया और कन्नाडा इंडस्ट्री को एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दिखा दी। इस फिल्म ने प्रूव कर दिया कि अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो तो ऑडियंस, लैंग्वेज और इंडस्ट्री की बाउंड्रीज नहीं देखती। लेकिन इतनी अच्छी फिल्म्स के बावजूद भी कन्नाडा इंडस्ट्री को वो नेशनल लेवल एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था जिसकी उसे सच में जरूरत थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि नेटफ्लिक्स 3 तक किसी भी कन्नाडा फिल्म के OTT राइट्स नहीं खरीदे गए थे। बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी फिल्म्स को रिलीज करके कुछ खास फायदा नहीं हो पा रहा था। मतलब मूवीज अच्छी बन रही थी लेकिन नेशनल रीच अभी भी मिसिंग थी। और फिर आता है वो साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, 2018। 2018 में डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थदानी की नजर KGF चैप्टर 1 पर पड़ती है। वो इस फिल्म से इतने इम्प्रेस्ड होते हैं कि इसे नेशनल लेवल पर ले जाने का फैसला कर लेते हैं। KGF के मेकर्स और याश को लेकर वो एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के पास जाते हैं और वहां सिर्फ 4 मिनट की शो रील दिखाई जाती है। भले ही वो रील कन्नाडा लैंग्वेज में थी लेकिन उसका विजन और प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि देखने वाला हर इंसान इंस्टेंटली इम्प्रेस्ड हो गया। कुछ ही दिनों बाद KGF का लगभग 4 घंटे लंबा कट दिखाया गया जहां फिल्म की हर एक लाइन को ट्रांसलेट करके समझाया गया। याश और प्रशांत नील का पैशन देखकर फाइनली इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता खुल जाता है। KGF के लिए बड़े लेवल पर मार्केटिंग कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसे हिंदी मार्केट में एक बड़े स्टार की फिल्म के साथ रिलीज किया जाता है और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। शुरुआत में भले ही एक्सपेक्टेशंस कम थी लेकिन फिल्म ने धीरे धीरे ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब किया और वर्ल्ड वाइड लगभग 250 करोड़ का बिजनेस कर लिया। लेकिन 2018 तो सिर्फ ट्रेलर था, असली गेम तो अभी बाकी था क्योंकि 2022 में कन्नाडा इंडस्ट्री वो करने वाली थी जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जब KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई तो उसकी हाइप इतनी मैसिव थी कि कई बड़ी हिंदी फिल्म्स को अपनी रिलीज डेट्स तक चेंज करनी पड़ी। इतना जबरदस्त क्रेज था कि पूरी इंडियन बॉक्स ऑफिस लिटरली शेक हो गई। इसी साल हमें कंटारा और 777 चार्ली जैसी स्ट्रॉन्ग कंटेंट फिल्म्स भी देखने को मिली। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि रिलीज से पहले इन दोनों फिल्म्स से किसी को भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी लेकिन जैसे ही ये फिल्म्स थिएटर्स में आईं, ऑडियंस ने इन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। दोनों ही फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट्स नहीं बनी बल्कि मॉडर्न इंडियन सिनेमा की मास्टरपीसेस भी मानी गई और इसी वजह से 2022 कन्नाडा इंडस्ट्री के लिए सबसे सक्सेसफुल ईयर बन गया। एक बार शुरू किया बहुत लोग डरते थे सेट में और ऐसा भी हमारा एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही था। जो कांतारा का जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री हम लोग शूट कर रहे समय में एक्सपीरियंस भी किया है सब लोग। पहले कुछ लोग भगवान के ऊपर भरोसा नहीं मानते तो क्वेश्चन करते, ऐसा लोग भी थे सेट में। सिनेमा शूटिंग खत्म करके बाहर आने पैकअप करके आने समय में सब लोग उधर आजू बाजू में कौन सा टेम्पल है सब लोग उधर जाके प्रे करते थे भगवान का प्रसाद लेके सेट पर आते थे। लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी था कि इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर कन्नाडा फिल्म्स की डिमांड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। नेटफ्लिक्स 3 पर कन्नाडा मूवीज का प्रेजेंस लगभग ना के बराबर था क्योंकि ऑडियंस डिमांड ही लिमिटेड थी। लेकिन 2022 की सक्सेस ने पूरी सिचुएशन बदल कर रख दी। आज कन्नाडा इंडस्ट्री को इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज में गिना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां 2022 ने इंडस्ट्री को हिस्टोरिकल सक्सेस दी, वहीं 2023 कन्नाडा सिनेमा के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। 2023 में अचानक से कन्नाडा इंडस्ट्री की हालत काफी खराब हो गई। कहा जाने लगा कि पिछले 10 सालों में सैंडलवुड के लिए ये सबसे बुरा साल रहा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सक्सेस के ठीक बाद ऐसा क्या हुआ कि कन्नाडा इंडस्ट्री एकदम नीचे आ गई। इसका पूरा एनालिसिस हम नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल में करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मतलब आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा है, तो प्लीज लगे हाथ एक लाइक भी कर दो। 2022 कन्नाडा इंडस्ट्री के लिए सच में एक ड्रीम ईयर साबित हुआ था। पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस में उस साल कन्नाडा सिनेमा का कंट्रीब्यूशन लगभग 8% तक पहुंच गया था। इतना ही नहीं, सैंडलवुड का टोटल फुटफॉल भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचते हुए करीब 88.1 करोड़ का रहा। मतलब 2022 लिटरली कन्नाडा इंडस्ट्री के गोल्डन फेज जैसा था। लेकिन फिर आता है 2023 और यहीं से पूरी कहानी उल्टी डायरेक्शन में घूम जाती है। अगले ही साल कन्नाडा इंडस्ट्री को ऐसा झटका लगा जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। बॉक्स ऑफिस कंट्रीब्यूशन जो 2022 में 8% था, वो सीधा गिरकर
2023 में सिर्फ 2% पर आ गया। ये गिरावट इतनी बड़ी थी कि हर कोई हैरान रह गया। अगर डेटा उठाकर देखा जाए तो 2023 कन्नाडा इंडस्ट्री के लिए पिछले 8 से 10 सालों में सबसे वर्स्ट ईयर साबित हुआ। और सबसे शॉकिंग बात यही थी कि 2022 में जिस इंडस्ट्री ने पैन इंडिया लेवल पर इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की थी, वही इंडस्ट्री सिर्फ 1 साल बाद इतनी वीक परफॉर्मेंस देगी, ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। अब ऐसा भी नहीं था कि 2023 में कन्नाडा इंडस्ट्री ने अच्छी फिल्म्स नहीं बनाई थी। उस साल कई अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाली फिल्म्स रिलीज हुई थी, जैसे तत्समा तद्भावा, डियर डेविल, मुस्तफा, सप्ता सगारादाचे एलो और कुछ और भी इंटरेस्टिंग मूवीज। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से ज्यादातर फिल्म्स अपनी स्टेट बाउंड्रीज के बाहर कुछ खास इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। हाँ, सप्ता सगारादाचे एलो और कातेरा जैसी फिल्म्स को कर्नाटका के बाहर भी अप्रिशिएशन जरूर मिली, लेकिन वो अप्रिशिएशन मेनली OTT रिलीज के बाद आई। थिएट्रिकल लेवल पर वो पैन इंडिया सक्सेस नहीं बन पाई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 2022 की हिस्टोरिक सक्सेस के बाद 2023 में ऐसा क्या गलत हो गया? मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीजन था वीक मार्केटिंग और अनक्लियर आइडेंटिटी। कन्नाडा इंडस्ट्री ने खुद को नेशनल लेवल पर सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया। ना तो प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनी और ना ही एक स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया आइडेंटिटी क्रिएट हो पाई। जैसे तेलुगु सिनेमा की पहचान है बिग स्केल कमर्शियल एंटरटेनर्स, तमिल सिनेमा को जाना जाता है सोशल इश्यूज पर बेस्ड पावरफुल फिल्म्स के लिए, मलयालम सिनेमा फेमस है रियलिस्टिक और कंटेंट ओरिएंटेड स्टोरी टेलिंग के लिए। लेकिन कन्नाडा इंडस्ट्री की ऐसी कोई क्लियर आइडेंटिटी पैन इंडिया ऑडियंस के सामने प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाई, और यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसने 2023 में कन्नाडा इंडस्ट्री को बैकफुट पर ला खड़ा किया। और अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि कन्नाडा इंडस्ट्री की असली पहचान क्या है, उन्हें किस तरह की फिल्म्स के लिए जाना जाता है, तो ऑनेस्टली जैसे वीवा के टाइम मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वैसे ही ये सवाल सुनकर शायद आपका माइंड भी ब्लैंक हो गया होगा। और यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपनी एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी होता है, ताकि ऑडियंस उन्हें किसी खास स्टाइल, किसी खास क्वालिटी या किसी खास टाइप की फिल्म्स के लिए रिकॉग्नाइज कर सके। अगर कन्नाडा इंडस्ट्री अपनी एक सॉलिड आइडेंटिटी बना ले तो बिलीव मी, उनकी परफॉर्मेंस अपने आप बहुत बेटर हो जाएगी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कन्नाडा इंडस्ट्री में आज भी बहुत से लोग सेफ गेम खेलना चाहते हैं। मतलब रिस्क लेने के बजाय बस एक हिट फॉर्मूला पकड़ो और उसी में फिल्म्स बनाकर पैसे छापते रहो। इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फिल्म कब्जा, जिसे ऑलमोस्ट हर किसी ने KGF की सस्ती कॉपी बताया था। KGF चैप्टर 2 की एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस के बाद लोगों ने उसी फॉर्मूला को ब्लाइंडली यूज करना शुरू कर दिया, और ये अप्रोच कन्नाडा इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी हेल्थी नहीं थी। फिर ईयर 2025 में रिलीज हुई कंतारा चैप्टर 1, जिसने ग्लोबली लगभग 850 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, और इसी साल एक लो बजट फिल्म फ्रॉम सन ने वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ का कलेक्शन करके फिर से ये साबित कर दिया कि कन्नाडा इंडस्ट्री अभी भी पूरा पोटेंशियल रखती है। बट क्या ये बात पूरी तरह से सच है? बिकॉज अगर आगे भी, जैसे कि मैंने पहले बताया, वही मिस्टेक रिपीट होती रही तो कन्नाडा इंडस्ट्री ने पान इंडिया ऑडियंस के बीच जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, वो ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है। वेल, अब तक हमने कन्नाडा इंडस्ट्री के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में डिटेल में बात कर ली, तो अब बात करते हैं कन्नाडा इंडस्ट्री के फ्यूचर की। और सच बताऊं, फ्यूचर की बात करने में मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि कन्नाडा इंडस्ट्री का फ्यूचर 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव साइड सुनकर कन्नाडा सिनेमा के फैंस शायद बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, और नेगेटिव साइड सुनकर वही फैंस थोड़ा अपसेट भी हो सकते हैं। देखो, कन्नाडा इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी, याश, प्रशांत नील, किचा सुदीप, उपेंद्र, शिवा राजकुमार और श्री मुराली, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें इस इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाने का दम है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 2026 कन्नाडा इंडस्ट्री के लिए 2022 से भी बड़ा साल साबित हो सकता है। लेकिन असली चैलेंज ये नहीं है कि एक साल बड़ा हिट दे देना, असली चैलेंज है उस सक्सेस लेवल को मेंटेन करना, क्योंकि कन्नाडा इंडस्ट्री का पैटर्न कुछ ऐसा रहा है। एक साल उनकी फिल्म्स शाहरुख खान की फिल्म्स की तरह रिकॉर्ड्स तोड़ती हैं, और अगले ही साल हालत रवि तेजा की फिल्म्स जैसी हो जाती है। पोटेंशियल बहुत, लेकिन बिग हिट्स कम। अगर कन्नाडा इंडस्ट्री को 2022 वाला सक्सेस लेवल मेंटेन करना है तो उनके बड़े स्टार्स जैसे यश, ऋषभ शेट्टी, शिवा राजकुमार, रक्षित शेट्टी, किचा सुदीप, इन सबको हर साल एटलीस्ट एक पैन इंडिया फिल्म जरूर देनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी ही वो की है जो इस इंडस्ट्री को नेशनल लेवल पर परमानेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकती है। लेकिन कन्नाडा इंडस्ट्री के सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम आगे चलकर इस इंडस्ट्री के फ्यूचर को सीरियसली अफेक्ट कर सकती है। और उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें प्रशांत नील की एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को समझना होगा। प्रशांत नील ने साफ कहा था कि कन्नाडा इंडस्ट्री ने मुझे पहचान जरूर दी है, लेकिन मैं शुरू से यहाँ बिजनेस के लिए आया था, मैं किसी एक इंडस्ट्री से बंधकर नहीं रह सकता। इस स्टेटमेंट से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, प्रशांत नील सिर्फ एक क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं बल्कि एक प्योर बिजनेस माइंडेड पर्सन भी है। और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये माइंडसेट उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कन्नाडा इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स और स्टार्स पूरी तरह दूसरी इंडस्ट्रीज में शिफ्ट होने लगते हैं। ये ट्रेंड पहले भी देखा गया है। लोग कन्नाडा इंडस्ट्री से फेम लेते हैं, फिर इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं और धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल इंडस्ट्री को भूल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खुद को हैदराबादी बोलने वाली रश्मिका मंदाना, और आने वाले टाइम में भी ऐसा हो सकता है बिकॉज याश जैसा बड़ा कन्नाडा स्टार ऑलरेडी बॉलीवुड के रामायणा जैसे बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। वहीं प्रशांत नील सर लगातार बैक टू बैक तेलुगु फिल्मों में काम कर रहे हैं, पहले सलार और अब NTR नील। अगर किसी भी कन्नाडा स्टार या डायरेक्टर में बॉलीवुड को पोटेंशियल दिखता है तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स उनके साथ कोलैबोरेट जरूर करना चाहेंगे, लाइक प्रभास। इसमें इंडिविजुअल ग्रोथ तो बहुत होगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कन्नाडा इंडस्ट्री का फ्यूचर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। एनीवे, 2026 में हमें कन्नाडा इंडस्ट्री से टॉक्सिक फिल्म देखने को तो मिलने वाली है। अब देखते हैं इसके अलावा इस साल कौन कौन सी ऐसी फिल्म्स रिलीज होती हैं जो 1000 करोड़ का माइलस्टोन अचीव करेंगी। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से अगले 10 साल में कन्नाडा सिनेमा कहाँ होगी? क्या कन्नाडा इंडस्ट्री तेलुगु इंडस्ट्री जितनी बड़ी बन पाएगी या हमेशा की तरह एक अंडररेटेड इंडस्ट्री बनकर रह जाएगी? अपनी राय और विचार कमेंट सेक्शन तक जरूर पहुंचाइए और सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप भी जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो किस इंडस्ट्री के ऊपर चाहिए वो भी बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।